Hey guys, welcome back to my channel and I hope सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एंड इन केस नहीं चल रही तो गाइस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज पेपर बहुत ही पास है। एंड इवन वी आर स्टिल ऑन चैप्टर नंबर 9। अगर तुम मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो सिर्फ, तो वी हैव अराउंड हाउ मेनी चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर बुक? वी हैव 17 चैप्टर्स गाइस। इट्स टू मच। सो मेक श्योर कि तुम अगर हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक भी नहीं कवर कर रहे, तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो जरूर कवर कर रहे हो। बिकॉज हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे डेफिनेट होते ना कि हाँ भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, राइट? तो चैप्टर नंबर 9 भी हम वैसे ही कवर करेंगे बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। ओके, यहाँ पे मैं अपना पेन टैब नहीं यूज करने वाली बिकॉज इसमें इतना रेलेवेंट है ही नहीं। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एंड कैसे हमें ये चैप्टर विद इन 15 मिनट्स खत्म करना है। बिकॉज अभी पता है, एज अ डीयू स्टूडेंट आई नेवर हैड अ टाइम कि मैं एक एक टॉपिक अच्छे से करूँ चैप्टर का। आई यूज टू जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट अगर मेरे को ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो 4-5 मार्क्स की कहानी बना के लिख दूंगी। ये कैसे कहानी बनेगी? जब मैंने एटलीस्ट एक बार किसी से सुना होगा। तुमने देखा होगा जब हम क्वेश्चन सुबह डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो पेपर में आ जाता है। तो चाहे हमने वो पढ़ा भी ना हो, बट जस्ट बिकॉज वो हमने सुना होता है, वी आर एबल टू राइट ऑल कहानियां, ऑल एवरीथिंग इन आवर पेपर। सो द the purpose of this particular video is this only, कि तुम चैप्टर नंबर 9 खोल के मत बैठना, बिल्कुल भी मत बैठना। बस एक बार ये वीडियो 2x पे सुन लो, सो यू विल बी एबल टू हैव एन आइडिया कि अगर क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट क्या लिखना है। बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर कि इस चैप्टर से सिर्फ दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैम, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? Let me tell you, 90% of the chapter is already done. This particular chapter in previous 4 chapters. तो तुम्हें कुछ नया पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जैसे हम हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे थे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। एंड जो थ्योरी है वो एक रेपिटेशन है ऑफ ऑल द 5 chapters that you did in unit 2 already. Okay. So these are the topics that we will be covering in this particular chapter. कुछ नहीं है, हमें सिर्फ दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि compare the two types of analysis, that is EBIT, EPS and cash flow analysis. Second question आ सकता है, what are the factors that should be considered, that should be kept in financial managers mind while deciding the optimal capital structure or capital structure of the company. So the 90% chances are कि factors are because जब एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा इजी सेटअप करना होता है, बिकॉज उसने टू मच ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स पेपर में डाल दिए हैं, तो उसे थोड़ा सा बैलेंस आउट करना होता है जिससे लोग फेल ना हो। इसलिए ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस पेपर में डाले जाते हैं, स्पेशली द फैक्टर्स। अगर तुम पास्ट पेपर उठा के देखोगे एंड तुम किसी भी ट्यूटर की वीडियो उठा के देखोगे, ये टॉपिक उसने किसी ना किसी वीडियो में जरूर बोला होगा ऑफ यूनिट 3। तो फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी लॉजिकल, बट प्राइमा फेसी I'll tell you very honestly, EBIT, EPS analysis is already done. हम पहले करके आ चुके हैं। तो अगर वो एग्जामिनर को पूछना है तो वो न्यूमेरिकल के साथ पूछता है। जब हमने लेवरेज एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर कर रहा था तो हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड कैश फ्लो इज अ वेरी माइनर टॉपिक, तो अगर लोग 10 ईयर से पढ़ रहे हैं तो उनका शायद इस टॉपिक पे ध्यान भी नहीं जाता। सो आई टेल यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज factors determining the capital structure. Once you are done with this, you are done with chapter number 9. Now, capital structure. देखो, अभी तक क्या होता आ रहा है, हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेवरेज एनालिसिस, ईबीआईटी, केई कैसे कैलकुलेट करते हैं, केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा। बट हमने चैप्टर 1 हमेशा हमारे साथ रखा, जहां पे हमने बोला कि एक फाइनेंस मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है
कि वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमम करेगा। सो वो कैसे होती है, व्हेन द मार्केट प्राइस और द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस, ईपीएस बढ़ता है, तो ये सब बढ़ता है, राइट। हम सारी थ्योरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। हाँ, हमने ये भी पढ़ा कि अगर जब हम कभी भी डेट फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब जब भी हम पैसा डेट पे उठाते हैं, तो दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज वी पे द इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट से क्या होता है, टैक्स डिडक्ट होता है। तो हमेशा वो टैक्स डिडक्टेबिलिटी वाला एक बेनिफिट आता है जब भी हम पैसा डेट से उठाते हैं। एंड ऑल्सो एक फायदा और आता है कि नो मैटर हमारा फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमें डेट होल्डर्स को हमेशा फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है। हमें नहीं पता कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्या पता हम इस ईयर 15x अर्न कर ले, बट हमें डेट होल्डर्स को एक कांस्टेंट अमाउंट ही देना है। तो मैम, क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिटरमाइन कर रहे हो, तो हम डेट इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए? बिकॉज क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 99.9% डेट फाइनेंसिंग रखें? नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कैन somebody just let me know, can we go extremes कि हम हमेशा या तो 99.9% इक्विटी रखे, या 0% डेट रखे, या 100% डेट रखे, और 0% इक्विटी रखे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आई वुड टेल यू वाई। बिकॉज देखो, 100% इक्विटी जो हम शार्क टैंक में देते हैं, दैट इज स्टिल पॉसिबल, राइट। बट उसमें भी जो हम कहते हैं बूटस्ट्रैप कंपनी है, राइट, उसमें भी इट्स ओके कि इक्विटी हमारे पास है, ठीक है, हमने कोई डेट नहीं उठाया, बट गाइस इक्विटी डाइल्यूशन वो सब इशू आ जाता है। बट हम 100% डेट क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये देखना है कि तुम्हारा कॉमन सेंस कितना अच्छा है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर है। Why a company cannot keep 100% as debt and 0% as equity? दिस इज गाइज वेरी 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 बेसिक, मतलब 10th क्लास के बच्चे को पता होगा ये, ठीक है। So what are the factors that we need to consider while determining our capital structure? So जब भी एक finance manager decide करेगा कि कितना परसेंट इक्विटी एंड कितना परसेंट डेट, आफ्टर ऑल कैलकुलेशन ऑफ KD, KE, WACC सब कुछ निकाल के, वो फाइनली जब प्लानिंग करने बैठेगा या डिसाइड करने बैठेगा कि मुझे इतना परसेंट इक्विटी और इतना परसेंट डेट चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो ये फैक्टर्स भी देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ओके, एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे तरीके से डेवलप होना चाहिए जहां पे रिस्क मिनिमम हो। क्यों मैम, रिस्क का क्या लेना देना? आई टेल यू, जितनी ज्यादा रिस्की कंपनीज होती है, इन्वेस्टर्स उतना दूर भागते हैं, राइट। आई टेल यू, अगर तुमने कभी भी ग्रो ऐप खोला होगा, देयर इज अ नोटिफिकेशन दैट पॉप्स अप फॉर अ रिस्की कंपनी, राइट, दैट दिस इज अ रिस्की कंपनी, आर यू श्योर यू वांट टू इन्वेस्ट इट? ओके, सो मेरे जैसा इन्वेस्टर तो दूर भागता है कि यार इतना रिस्की कंपनी में पैसा नहीं डालना। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम अपनी रिस्कीनेस कम करो, एक स्केल पे रखो। ये नहीं कि तुम रेड एरिया पे चले गए, टू हाई रिस्क एरिया, कि कोई तुम्हारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। तो रिस्क इज मेड ऑफ टू थिंग्स, द फाइनेंशियल रिस्क एंड द बिजनेस रिस्क। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए विद द बिजनेस रिस्क, एंड हमेशा डेट मत उठाते रहो, बिकॉज वो तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ाएगा। इफ एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, राइट, अगर अब तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत ही पुअर है, देन यू ऑल्सो बिकम अ रिस्की कंपनी। ओके मैम, बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क गाइस मैंने समझाया था, इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप ऑफ टू थिंग्स, फर्म्स की सेल्स एंड EBIT। ओके, तो जितना ज्यादा फर्म ऑपरेटिंग लेवरेज पे ऑपरेट कर रही होगी, उतना ज्यादा ही उसका बिजनेस रिस्क होगा। फाइन,
So I hope you got this, that companies should have a controlled amount of risk while determining its capital structure. सेकेंड पॉइंट जहां पे हम बात कर रहे थे कंट्रोल, अब क्या होता है कंट्रोल का, वो आता है, ठीक है, कंट्रोल फैक्टर आता है। कंट्रोल क्या कहता है, हमेशा पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अगर आज फाइनेंस मैनेजर सीईओ के सामने जाके बोलता है कि हम एडिशनल शेयर्स कर लेंगे इशू एट डिबेंचर्स का तो रोल ही नहीं है सर, रिस्क तो मिनिमम रहेगा, तो सीईओ एक फॉलोअप क्वेश्चन करेगा, व्हाट अबाउट द कंट्रोल ऑफ द फर्म, बिकॉज अगर तुम एडिशनल शेयर्स इशू करोगे तो देयर विल बी एडिशनल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, देयर विल बी एडिशनल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन योर कंपनी एंड हेंस योर कंट्रोल विल गेट डाइल्यूटेड। ओके, सो इसलिए कई बार मैनेजमेंट डेट प्रेफर करती है ओवर द इक्विटी बिकॉज ऑफ द कंट्रोल। फाइन, द फ्लेक्सिबिलिटी, देखो अब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रेज एडिशनल कैपिटल, ठीक है, जब हमें चाहिए हो। देखो कई बार क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी लेट्स से 80% डेट पे बैठी है और 20% इक्विटी पे बैठी है, अब एक साल बाद मुझे और पैसा रेज करना है, यार अगर तुम अब 80% से बियॉन्ड डेट रेज करोगे तो इट विल बिकम वेरी रिस्की फॉर यू। सो तुम्हें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, यू शुड नॉट इंक्लूड टू मच डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी, कि जब पैसा रेज करने की जरूरत हो जब तुम कर ही ना पाओ, ठीक है, जब तुम अगर बैंक के पास जाओ तो बैंक बोले सर आपने तो ऑलरेडी बहुत पैसा रेज किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर तो उधारी चल रही है, सॉरी बट हम आपको पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। तो यू नेवर नो कि आगे जाके बिजनेस कितना ग्रो करेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, सब कुछ होगा। सो यू शुड नॉट रीच एक्सट्रीम्स ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी, मेक श्योर यू हैव that gap in between, you have that enough space to breathe in. फाइन, लेट्स से आज अगर शार्क टैंक में वो ऑलरेडी बोलता है कि सर हमारी तो 80% उसके पास है, 80% उसके पास है, 10% के लिए आप आ जाओ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अमन गुप्ता और पीयूष बंसल आस्क, यार आपने तो बहुत ऑलरेडी डाइल्यूट किया हुआ, ऑलरेडी आपके पास इतना उधारी है, तो आप और पैसा रेस करके क्या करोगे। फाइन, सो इतना भी एक्सट्रीम्स में मत जाओ कि तुम्हें अगर फ्यूचर में पैसा रेज करना पड़े तो तुम्हारे पास वो इनफ आई विल से स्कोप ही ना। फाइन, सो मेक श्योर कि हमेशा तुम्हारे पास कुछ ऐसी अनटैप्ड बोरोइंग्स है, ऐसे सोर्सेस है जो तुम आगे जाके रेस कर पाओ। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, एज आई मेंशन इन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आल्सो, दैट जैसे जैसे तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है द प्रॉफिटेबिलिटी, ईपीएस, ऑल दीज थिंग्स गेट impacted। कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल बट योर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी इज नॉट, राइट। सो return to the equity shareholders and return to the debt holders and preference dividends, ये सब तुम्हें कंसिडर करना चाहिए एंड यू शुड नॉट जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि कैसे चीजें भाड़ में जाए बट हम तो ऐसे ही करेंगे। नो, यू शुड ऑल्सो सी द प्रॉफिटेबिलिटी। लेट्स से अगर तुम सारा का सारा पैसा डेट होल्डर्स में बांट दोगे और शेयर होल्डर्स के पास कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचेंगे खाने के लिए, तो दे विल बी वेरी अनहैप्पी until and unless उन्हें capital gains दिखे। Okay, so this is how you need to consider legal framework। Obviously जब पैसा raise करने जाते हो there are lot of guidelines। For example, if you want to raise for the first time through IPOs, you need to do lot of filings with SEBI, everything, you need to set up lots of rules and regulations, follow rules and regulations, तो वो भी देखना पड़ेगा कि अगर तुम पैसा रेज करने जा रहे हो इट शुड नॉट बी अ ह्यूज हेडेक। फाइन, तो कितना लीगल फ्रेमवर्क है इन डिफरेंट सोर्सेज दैट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। गाइस आई होप ये समझ में आया होगा एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं। देखो
अब दो तरीके के फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं। एक तो नया फर्म, बिल्कुल नया, लेट्स से बोर्ड का फर्स्ट फाइनेंस मैनेजर क्या सोचता होगा, यार कितनी दूर कंपनी जाएगी, यार कितना पैसा रेस करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इनिशियल स्टेज, कि कितना फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कितना प्रेजेंट में जरूरत पड़ेगी, कुछ अनटैप्ड बोरिंग्स भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आज ही सारा पैसा रेस कर लिया, राइट। तो उसका प्लान अभी क्या है, फ्यूचर को देख के एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज ऐसे एनालाइज होंगी। बट व्हेन आई कम टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म सच एज रिलायंस, तो उसका फाइनेंस मैनेजर क्या सोचता होगा, ग्रोथ। जब भी वो एडिशनल फंड्स करने जाता होगा रेस, he would have got it easily as compared to the new business, right? So there the firm actually is at ease of raising funds because वो already इतना बार सबको प्रूव कर चुकी है अपनी मार्केट परफॉर्मेंस, ईपीएस, एवरीथिंग, दैट इन्वेस्टर्स नो देम. But when it comes to the new firm, obviously investors are a bit scared to invest their money in new startups. एज आई टोल्ड यू, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, तो वो कुछ नहीं होता हाउ सेंसिटिव योर ईपीएस इज टुवर्ड्स ईबीआईटी। ये डिपेंड करेगा आपका डेट फाइनेंसिंग पे। फेवरेबल लेवरेज कब कहते हैं, ऑब्वियसली जब तुम कमा ज्यादा रहे हो और पे कम कर रहे हो, जब भी चीजें फेवरेबल होंगी। जैसे ही तुम्हारी जेब से पैसा जाना लगेगा, चीजें अनफेवरेबल हो जाएगी। कैश फ्लो एनालिसिस देखो, there are lots of companies out there जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छा कमाती है, बट व्हेन इट कम टू द कैश, व्हेन इट कम्स टू द लिक्विडिटी, दे आर जीरो। दे आर वो एक फ्रेज होता है ना, नील पट्टे समथिंग समथिंग इन हिंदी, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो लिटरली ऐसी सिचुएशन होती है, क्यों होती है, बिकॉज हमने सारा पैसा प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है, हमने सारा पैसा हर जगह फैला दिया है, हमारे हाथ में कुछ भी कैश नहीं बचा। अब हमारे शेयर होल्डर्स, सॉरी, अब हमारे डेट होल्डर्स, अब हमारे क्रेडिटर्स दरवाजे पे आके खटखटा रहे हैं, हमारा ब्याज का पैसा दो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दो। हमारे पास तो कैश है ही नहीं, हमारा कैश तो सीधा मशीन्स में लगा हुआ है, प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बट हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स है दिखाने को। सो कैश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए ये भी देखना पड़ेगा, क्या कंपनी के पास इनफ कैश है या नहीं। लेट्स से अब आज के टाइम में कंपनी बहुत ही ज्यादा कैश कंस्ट्रेंट चल रही है, उसके पास इतना कैश नहीं है, बट स्टिल इट जस्ट केप्ट ऑन रेजिंग डेट, it kept on raising debt which actually comes with the liability of interest. तो तुम इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, ये बताओ ना मुझे। अगले महीने, अगले साल वो लेने आ जाएगा, तुम्हारे पास है या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना है, फाइन। सो उस टाइम क्या बेटर रहेगा कि हम इक्विटी रेस करें, बिकॉज उन्हें एटलीस्ट हमें हर साल पैसा नहीं देना है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। So हम एक रेशियो निकालते हैं, दैट इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नो नीड टू नो द फॉर्मूला बिकॉज दिस इज वेरी 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 1% इम्पोर्टेंट। सो तुम्हें ये याद रखना है कि अ कंपनी शुड कैलकुलेट अ डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसमें वो कैश फ्लो एनालिसिस भी कर लेती है, सो दैट उसे ये पता हो कि फ्यूचर में कितना कैश रिक्वायर्ड है इफ वी रेज टुडे डेट, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट डाल रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए होगा, कितना कैश चाहिए होगा, इन ऑर्डर टू पे इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो अ फाइनेंस मैनेजर शुड ऑलवेज डू अ कैश फ्लो एनालिसिस बिफोर रेजिंग डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो मैम, कौन सा मेथड यूज करें, शुड बी यूज्ड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और शुड बी यूज्ड कैश एनालिसिस? गाइस, यू कैन नॉट डिसाइड कि ये यूज करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। नो,
they are complementary to each other. If you see favorable leverage in first analysis, you need to come upon also doing cash flow analysis. You cannot skip that step. ओके सो अगर तुम खाना खा रहे हो पानी पी रहे हो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, ये नहीं कि सिर्फ खाना खा के पेट भर लिया या पानी पी के पेट भर लिया. नो, ठीक है, तो तुम दोनों कर रहे हो. सो वैसे ही तुम कैश फ्लो एनालिसिस करो और ईबीआईटी ना करो, ऐसा नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा. तुम्हें दोनों करने पड़ेंगे. फाइन. कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स. So that's it for this particular chapter. Unit 3 is over and we will be starting Unit 4. Unit 4 में मैं बता देती हूँ क्या आने वाला है तुम्हारे सामने. Unit 4 is very, very, very easy chapter, very easy unit. I'll tell you 2 reasons. कोई भी उसमें नए फॉर्मूलेस नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत ही इजी आएंगे, बहुत ही लॉजिकल आएंगे, या जो हमने पहले पढ़े हुए होंगे. सेकेंड, उसमें बहुत सारी थ्योरी है, तो थ्योरी तो सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. एंड उसमें 2 ही चैप्टर, दैट्स द बेस्ट पार्ट. कैपिटल बजटिंग में भी 2 ही चैप्टर्स थे, बट उसमें बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, टेक्निक्स बहुत ज्यादा थी, पता नहीं यार, वो तो बहुत ही अलग यूनिट है. ठीक है, बट डिविडेंड डिसीजन इज अ लास्ट थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन दैट एन इन्वेस्टर टेक्स. फिर यूनिट 4 के बाद we'll do unit 5 and unit 6. So thank you so much guys for watching this particular video. I hope you got this particular chapter. It was very easy chapter, nothing to rote learn, only to understand. Everything was very logical and इसे इस चैप्टर पे टाइम वेस्ट मत करना. सिर्फ 2 क्वेश्चन आने चाहिए, ईबीआईटी, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फैक्टर्स. So that's it for this particular chapter. We will be starting with Unit 4 in the next video. Thank you so much, guys. Keep watching, keep subscribing. Bye-bye.